हेलो एवरीवन। हम अपने आज के विषय में पॉलिटी में संविधान स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो संविधान है कहाँ से इंस्पायर है या ग्रहणित है। तो इसमें हम शुरू करते हैं कि जो संविधान का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो जब ब्रिटिश ने 1935 में भारत के शासन पर एक अधिनियम बनाया था 1935 में, हमने बहुत बड़ा पार्ट या बहुत सारा हिस्सा वहीं से लिया है। उसके बाद इसके अन्य हिस्सों को हमने भारत के लिए अन्य देशों से हमने लिया है या इंस्पायर हैं हमसे। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, प्रमाधिकार लेख आदि का उपबंध लिया है। हमने ब्रिटिश संविधान से भी काफ़ी चीज़ें ली है, और क्योंकि हमारे ऊपर स्वयं ब्रिटिश लोगों ने ही शासन किया था, तो जब उनकी जो शासन प्रणाली है हमारे समाज में काफ़ी अच्छी तरीके और काफ़ी लंबे समय से हो रही थी, तो इसीलिए भी हमने उनकी व्यवस्थाओं को अपनाया। जैसे कि सदनीय व्यवस्था हो गई, हमारी एकल नागरिकता की व्यवस्था हो गई है, और विधि की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें। इसीलिए हमारे संविधान में हम ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिश उनका इफेक्ट दिख सकता है, क्योंकि इतने लंबे समय तक 200-300 वर्षों तक उन्होंने हमारे ऊपर संवैधानिक रूप से और असंवैधानिक रूप से भी उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया था। इसके बाद हमने काफ़ी चीज़ें अमेरिकी संविधान से भी लिए, जैसे कि उद्देशिका का विचार, जो कि हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। फिर न्याय पुनर्विलोकन का विचार, अगला न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए हैं, क्योंकि इनको हटाने की जो प्रक्रिया है सेम उसी तरीके से है जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो ये जो हमने प्रक्रिया अपनाई है, ये भी हमने अमेरिकी संविधान से ली है। फिर अगला है आयरलैंड के संविधान से हमने क्या प्रेरणा ली है। तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन। जैसे आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति द्वारा 12 ऐसे सदस्यों को चुना जाता है जो अपने क्षेत्रों में बहुत विशिष्ट होते हैं। ठीक है, खेल जगत है, कला है, विज्ञान है, वह इत्यादि जो क्षेत्र हैं उसमें वो काफ़ी विशिष्ट होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा उन 12 लोगों का चयन किया जाता है। तो ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, ये हमने आयरलैंड यानी आयरिश गणराज्य से प्रेरणा ली है इसकी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है आयरलैंड के संविधान से जो हमने लिया है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्योंकि जब भारत की संविधान सभा के सामने सवाल आया कि हम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री इन दोनों के पदों को हम बनाए रखना चाहते हैं, तो इनका चुनाव कैसे हो, क्योंकि हमने पहले ही ये डिसाइड किया था कि जो भारत है वो गणराज्य होगा। तो गणराज्य में तो हमारे जो जितने पदाधिकारी हैं वो उनका चुनाव होगा, वो चयनित होंगे। तो फिर इनका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, तो ये क्लैश भी कर सकता था, और इनकी शक्तियों पर, इनके पदों पर भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हैं, कि दोनों को ही जनता द्वारा चयनित किया जा रहा है। तो इनके चुनाव की जो प्रक्रिया है हमने आयरलैंड से चुनी, और आज हम जानते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है और ये कितना अच्छा तरीका है। इससे किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं होता, तथा राष्ट्रपति के जो पद का मान है वो और बढ़ा रहता है, इससे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होती। इसके अलावा हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने कुछ चीज़ें हमने कनाडा के संविधान से भी ग्रहणित की है, जैसे कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जो संघीय व्यवस्था हमने अपनाई है वो कनाडाई मॉडल इसे कहा जाता है। ये दो संघीय व्यवस्था के 2 मॉडल होते हैं, एक होता है अमेरिकी मॉडल, दूसरा होता है कनाडाई। तो हमने कनाडा के मॉडल को अपनाया है।
इसके अलावा हमने ग्रहण किया है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि है चीज़ें हमने वहाँ से ग्रहण की है। साथ में ये चीज़ हम एक्सप्लेन मतलब हम समझ लेते हैं कि हमारा जो संघ व्यवस्था है उसमें हमने केंद्र को क्यों इतनी शक्तियाँ दी है। वो इसलिए देखो, एक तो ये कारण ये था कि जब भारत का विभाजन भी हुआ और साथ में जब भारत आज़ाद भी हुआ तब हम बहुत सारे रजवाड़ों में बटे हुए थे। करीब 556 रजवाड़ों में हमारा बंटवारा था। फिर साथ में ब्रिटिश भी हमें कुछ इस स्थिति में छोड़ कर गए थे कि उस समय हम अगर राज्यों को जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया था, अगर हम ऐसा चाहते तो शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता और ये भारत का विखंडन का एक बहुत बड़ा कारण बनता। तो यहाँ पे केंद्र को मजबूती देकर हमने राज्यों को एक प्रकार से बांध रखा है हमारे केंद्र से कि वो भारत से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि समय समय पर हर राज्य ने अलग होने के लिए किसी न किसी मुद्दे को उठाया और फिर मांग की कि हमें एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए, या फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, या फिर अन्य पंजाब का मुद्दा है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र है। तो अगर हम ये अमेरिकी मॉडल को अपनाते तो हमारे लिए आज बहुत मुसीबत हो जाती, क्योंकि हर राज्य अपने आप को राष्ट्र बनाने की मांग करता और हम फिर से उसी पोजीशन में पहुंच जाते जब हम 1947 में थे। इसलिए जब हमने कनाडा का मॉडल को समझा तो उसमें हमने जाना कि वहाँ पर केंद्र ने राज्यों को बांध कर रखा है, यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर वाला एक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो हमने उस मॉडल को अपनाया और आज हम अपने देश को एकात्मक रूप से देख पा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या चीज़ें देखी हैं। जैसे कि संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था। तो जितनी भी कॉमन है ना राष्ट्र और राज्य के बीच में, तो जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं वो चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से अपनाई है। बिल्कुल वैसा लैंग्वेज में नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन जैसे कि समवर्ती सूची, इन दोनों में लोग साथ आते हैं, बैठक होती है जब ये लोग साथ आते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अपनाई है। अब जापान से हमने प्राप्त किया है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी विधि द्वारा होगी और इसके अन्य कोई इसका एक सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, जिससे कि लोग मिसयूज ना कर सकें किसी भी चीज़ को, चाहे अपने पद को या अपनी शक्ति को, कोई भी हो सकता है। फिर हमने दक्षिण अफ्रीका से जो चीज़ ग्रहण की है वो है हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है या जो व्यवस्था है, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि हमने ये उनसे प्राप्त किया कि जो संविधान संशोधन है वो ज़रूरी है और हमने उसे अपनाया भी और समय समय पर हमारे संविधान में संशोधन की जरूरत भी पड़ी है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होना चाहिए ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्राप्त किया है। अब जो मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, मूल जो कर्तव्य हैं ये हमने पूर्व सोवियत संघ और आज के समय का रूस उससे प्राप्त की है। फ्रांस के संविधान से हमने प्रस्तावना में जो हमारे 3 वर्ड हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श गणराज्य की अवधारणा को लिया है। और जर्मनी से हमने प्राप्त किया है आपातकालीन शक्तियां तथा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन की व्यवस्था। तो ये चीज़ें हमने जर्मनी से प्राप्त की हैं। इससे रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता देती हूँ किस प्रकार आ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? ए इटली से, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी यूएसए से। तो हमने उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया है। इसके अलावा एक अन्य जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। इसके अलावा एक
और हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जैसे कि न्यायपूर्ण अवलोकन की व्यवस्था हमने कहाँ से प्राप्त की है और ये किन देशों में मौजूद है। तो ये हमने यूएसए से प्राप्त की है और आज के समय में ये सिर्फ भारत और यूएसए में मौजूद है ये व्यवस्था। और एक जो क्वेश्चन जो बार बार आता है अलग अलग रूपों में, वो ये है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। सेम ऐसा ही भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। फिर है भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को कैसे प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया गया है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़े हैं, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर कनाडा है कि हम उसको किसी भी लैंग्वेज में बोले उसका आंसर कनाडा ही रहेगा, क्योंकि हमने जो संघीय व्यवस्था अपनाई है वो कनाडा की व्यवस्था को अपनाया है। फिर समवर्ती सूची हमने कहाँ से अपनाई है, ऑस्ट्रेलिया से अपनाई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।